ये कैसा राष्ट्रवाद है जहाँ सोशल मीडिया और मीडिया में तो चीख चीख कर बोलते हैं कि उनसे बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता, मगर एक तरफ भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के लिए और चंद पैसे कमाने के लिए चुप हो जाती है ये राष्ट्रभक्ति। और ये कैसा राष्ट्रवाद है जहाँ दूसरी तरफ अगर कोई एक्टर पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करे, फिल्म करे, तो उसे गद्दार और देशद्रोही कहने पर एक सेकंड नहीं लगाते, लेकिन जब उसी देश में भारत सरकार पाकिस्तान के उन चैनल्स के ऊपर बैन हटा लेती है तो सब चुप हो जाते हैं। उन चैनल्स के ऊपर, उन सेलिब्रिटीज के ऊपर जो यहाँ से पैसा कमाकर अपनी सरकार, अपने आतंकवादियों और अपनी फौज के चरणों में 2 मिनट नहीं लगाते उल्टी करने में, और यहाँ सरकार को ये पूरा विश्वास है कि उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रभक्ति की मूर्ति समझ बैठी है। क्या इस देश में किसी को शर्मिंदगी महसूस नहीं होती? क्या इस देश में किसी मिनिस्टर को शर्म नहीं आती? किसी सरकारी अधिकारी को शर्मसार नहीं होना चाहिए? और क्या देश में कोई भी सवाल नहीं पूछना चाहता? क्या देशभक्ति के नाम पर हम इतने सालों से बेवकूफ ही बने रहे? क्या देशभक्ति को इस देश में हमेशा तमाशा बना दिया गया? क्या देशभक्ति के नाम पर हमारे सैनिकों, हमारे नागरिकों के खून को पैसों में तोल दिया गया क्योंकि सरकार ने इस देश को इसके बारे में बताने की जरूरत ही नहीं समझी? किसी भी मीडिया ने, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, किसी ने सवाल उठाने की कोशिश भी नहीं करी। जहां सरकार अपने कुछ कामों के लिए इतने विज्ञापन छपवाने में एक पैसा का नहीं सोचती, यहाँ पर सरकार ने ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया, ना ही अश्विनी वैष्णव जो इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, जो हर एक सरकार के फैसलों पर अपना पावर पॉइंट लेकर आ जाते हैं सामने। आखिर अब सवाल ये है कि कहाँ है आपकी पावर पॉइंट? कहाँ है सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस? तो क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान के साथ दोबारा से अमन की आशा का नशा फिर से सरकार और सरकारी तंत्र में बैठे अधिकारियों के सर पर चढ़कर बोलने लगा है? क्या क्रिकेट का एक बिजनेस देशभक्ति से ऊपर चला गया? क्या हमारा वो सैनिक जो घने जंगलों में रहता है, जो रेगिस्तान की तपती गर्मी में अपने आप को पिघलाता है, जो सियाचिन की जमा देने वाली ठंड में रहता है और जो एलओसी में दुश्मन की गोलियों के सीधे निशाने में रहकर इस देश के लिए खड़ा रहता है, क्या सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है ये देश को बचाने की, ताकि यहाँ सरकार में बैठे मंत्री, सरकार में बैठे अधिकारी सब्सिडी की चाय और समोसा खाकर देश के साथ गद्दारी कर सके? या फिर मान लिया जाए कि देशभक्ति भी सिर्फ एक वोट बैंक बन गया है? जिस वक्त सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक से बड़ा कदम उठाकर देश का मान रखा था और देश के लोगों का पूरा साथ भी मिला था उसमें, क्या अब वो लोग सरकार के इस कदम से शर्मसार नहीं हुए होंगे? जो लोग सरकार के हर एक कदम को डिफेंड कर करके अपने ऊपर अंधभक्तों का टैग भी ले लेते हैं, क्या अब वो लोग सरकार के कदम का बचाव कर पाएंगे आगे? क्या सरकार की ये हरकत इन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं है? क्या ये हमारे सैनिकों के बलिदान का अपमान नहीं है? जिस समय ये बैन लिफ्ट कर दिया, उस समय भी रात को कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हमारी सेना ही कर रही थी ताकि हम लोग उन पाकिस्तानी आतंकियों से सुरक्षित रहे। अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब 28 लोगों को, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और उनकी माओ के सामने उनसे उनका नाम और धर्म पूछ कर मार डाला, जो कलमा नहीं पढ़ पाया उसको मार डाला, उनकी पैंट उतार कर ये देखा कि ये मुसलमान नहीं है तो मार डाला। पूरे देश में गुस्सा था। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे थे, पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कर रहे थे। भारत सरकार ने भी कदम उठाए, डिजिटल स्ट्राइक करके ये कहा गया कि जो पाकिस्तानी भारत से पैसा कमाकर भारत के ही खिलाफ जहर उगलते थे, शाहिद अफरीदी से लेकर पाकिस्तान के तमाम लोग, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स तक जब बैन कर दिया गया तो ये कहा गया कि भारत पाकिस्तान से अपने तमाम रिश्ते बंद करता है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई? मानो सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं था। और अगर कल तक वो सभी सेलिब्रिटीज, वहाँ के चैनल्स, वहाँ की मीडिया भारत विरोधी एजेंडे पर थे, तो क्या वो आज भारत प्रेमी हो गए हैं? तो फिर क्या पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज और वहाँ बैठे सभी आतंकवादियों को भारत सरकार ने माफ कर दिया है? क्या आप और हम लोग जो उस समय नारे लगा रहे थे, क्या हम तब बेवकूफ थे या आज है? तो क्या ये सारा क्रिकेट की पिच की जमीन को तैयार करने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है? क्या भारतीयों से उनकी राष्ट्रवाद की भावनाओं का इस्तेमाल किया गया? इसकी जवाबदेही सरकार को, वहां बैठे सभी उन अधिकारियों को देनी होगी। अश्विनी वैष्णव को अपना इस्तीफा शर्म से देना होगा, उन सब अधिकारियों से उनका इस्तीफा लेना होगा, बीसीसीआई की फंडिंग को रोकना होगा
उन सभी प्लेयर्स को ये ठान लेना होगा कि एक भी मैच नहीं होगा पाकिस्तान से, अगर वो वर्ल्ड कप भी क्यों ना हो। अगर वो देशभक्ति को सबसे ऊपर समझते हैं पैसों के मुकाबले में, तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्या सरकार में इतना दम है ये करने की? क्या कभी भी किसी की जिम्मेदारी तय होगी इस देश में? ये बैन करना कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, ये देश के जज्बातों को समझकर लिया गया फैसला था। तो फिर ऐसा इन 2 महीनों में ऐसा क्या बदल गया? क्या ये बैन जनता के साथ किया गया मजाक था? वो तमाम लोग जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आवाज उठा रहे थे, अब वो शर्मसार हो गए हैं। पहलगाम में मारे गए उन सभी परिवारों से मजाक किया गया। आखिर कहाँ है वो मीडिया जिसने अपनी जेब टीआरपी के पैसों से गर्म कर ली? कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि जिन्होंने कुर्बानी दी थी, क्या ये उनकी कुर्बानी का अपमान नहीं है? और आज जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जब वो ये सुनते होंगे तो क्या उनके साथ ये विश्वासघात नहीं है? और अगर मैं आपको ये बताऊं तो खबर ये है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो सकता है। तो क्या अगर ये मैच होगा तो क्या क्रिकेट मैच के लिए उससे होने वाली कमाई के लिए देश की राष्ट्रवाद का खून कर दिया गया? क्या भारतीय टीम मैच खेलेगी? क्या चंद पैसों के लिए ये लोग अपनी आत्माओं को भी बेच डालेंगे? क्या क्रिकेट का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि देश में सरकार से सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है? भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक त्योहार के रूप में देखा जाता है। यहाँ सचिन जैसे खिलाड़ी को भी इसी देश की जनता ने क्रिकेट का भगवान माना है। बताऊं तो सिर्फ एक मैच से बीसीसीआई को भारत पाकिस्तान के मैच में सैकड़ों करोड़ों रुपए का फायदा होता है। क्या ये पैसा हमारे सैनिकों के खून को साफ कर पाएगा? भारत हमेशा एक सॉफ्ट स्टेट बनकर रह जाएगा। क्या इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बदला नहीं जाएगा? सॉफ्ट स्टेट है क्या वो देश जिसे कोई भी कुछ कर दे तो वो इस मूल्य में सोया होता है कि ये देश कुछ नहीं कर पाएगा? हमारा देश जैसा 1947 पे था, आज भी 2025 में ऐसा ही है। चाहे कोई भी सरकार आ जाए, चाहे हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर कुछ भी बोल दे कि प्राइस पे करनी पड़ेगी पाकिस्तान को, आखिर कहाँ है वो प्राइस? क्या अब सरकार इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड से हटा लेगी? क्या वहां से भी अब ये खबर आनी बाकी है? इंटरनेशनल मीडिया हर जगह फिर से भारत पर लेख लिखेगा कि भारत सॉफ्ट स्टेट का सॉफ्ट स्टेट ही रह गया। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया में इंडियंस के खिलाफ कितना रेसिज्म होता है, और आखिर ये इतना आसान क्यों हो गया है? अश्वनी वैष्णव ने इसके बारे में किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा है, जो यहाँ से हर साल बिना टैक्स दिए हजारों करोड़ रुपए छाप कर चले जाते हैं? मगर ये होता क्यों है? क्योंकि हम कुछ करते नहीं हैं। वी आर डूइंग नथिंग अबाउट दिस। जो जैसा चलता आया है वैसा ही सरकार में बैठे सभी लोग बस तमाशा देख रहे हैं। अभी आप सभी ने देखा होगा कि क्या हुआ है एससीओ में। क्या भारत की बात वहां पे रखी गई? क्या पहलगाम आतंकी हमले का वहां पे जिक्र भी हुआ? आखिर कौन सा नेता और कौन से अधिकारी ने ये सरकार के दिमाग में बात डाली हुई है कि भारत को एससीओ में एक्टिव होना चाहिए, जहां चाइना खुलेआम तौर पर पाकिस्तान का साथ देता है, वो वहां के आतंकवादियों को बचाता है यूएन में, लेकिन हम लोग ट्रेड के चक्कर में अपनी आत्मा को ऐसे बेच कर बैठे हैं कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो देश हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी की पूरी मदद कर रहा है, मैं पूछता हूँ भारत सरकार चाइना में इंसर्जेंसी शुरू करवाने के लिए क्या कर रही है? क्या हम लोग डिप्लोमेसी के चक्कर में ही रहेंगे? क्या हम लोग साफ ये बोल सकते हैं कि चाइना ने तिब्बत को कब्जा रखा है? क्या हम भी तिब्बत के नाम अपने हिसाब से बदल सकते हैं? इस देश की जनता को यह कहा गया था कि आप सब तैयार रहे युद्ध के लिए, और सभी सरकार के इस फैसले के पीछे थे, लेकिन 3-4 दिनों में सब शांत कर दिया गया। हम सबको पता है कि अगर कोई कमजोर हो तो उसे उठने का मौका नहीं देना चाहिए। मौका देंगे तो वो और तैयारी के साथ आएगा। आखिर किसने ये सरकार को सलाह दी शांत बैठने की? क्या पाकिस्तान पे सरकार को भरोसा है कि वो आगे कोई आतंकवादी हमला नहीं करेगा? क्या हम लोग एक और पहलगाम देखने के इंतजार कर रहे हैं? अश्वनी वैष्णव को और उनके साथ जितने भी अधिकारी इस मामले में मौजूद हैं, उन सभी को इस्तीफा देना होगा अपने पद से। यही उन सैनिकों और उन परिवारों को असली श्रद्धांजलि होगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार ने खून की नदियों पर पैसों का पुल बना दिया है। जय हिंद।